नमस्कार दोस्तों। अब हम आज की इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन इज मेड। देखो एक डीसी मशीन की जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है ये चार मटेरियल में से कौन सा मटेरियल में बना हुआ होता है? तो देखो जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है डीसी मशीन का उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आसानी से फ्लो होना चाहिए। और ये इधर जो सिलिकॉन स्टील है या रफ्ट आयरन है या कास्ट स्टील है या सॉफ्ट आयरन है, इनमें से कौन सा मटेरियल में मैग्नेटिक फ्लक्स आसानी से फ्लो होता है? ना जो सिलिकॉन स्टील है, सिलिकॉन स्टील में मैग्नेटिक फ्लक्स आसानी से फ्लो होता है। तो इसीलिए डीसी मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग सिलिकॉन स्टील में बना हुआ होता है। और उसके साथ साथ ये जो सिलिकॉन स्टील है इसमें आयरन लॉसेस भी बहुत कम होता है। आयरन लॉस मीन्स जो हमारा हिस्टेरिस लॉस और ईडी करंट लॉस, ये दोनों को मिलाकर आयरन लॉस बनता है। और ये जो हिस्टेरिस लॉस है इसको कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। तो इसीलिए डीसी मशीन की जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है वो सिलिकॉन स्टील में बना हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज ए मैटर ऑफ इकोनॉमी वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन शुड भी। देखो अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो कौन सा वोल्टेज ट्रांसमिशन वोल्टेज गुड इकोनॉमिकल होगा? लो ट्रांसमिशन वोल्टेज, मीडियम ट्रांसमिशन वोल्टेज या हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज या नॉन ऑफ द अबव। देखो जो हमारा हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है वो गुड इकोनॉमिकल होता है क्योंकि इसमें कुछ प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि जो हमारा परसेंटेज ऑफ लॉसेस होता है वो लॉस का परसेंटेज बहुत कम होता है। दूसरा जो हमारा वायर होता है, जो ट्रांसमिशन वायर होता है उसका साइज भी कम होता है। इसलिए जो हमारा हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है वो गुड इकोनॉमिकल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द गुड करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए 3-फेज 4 वायर एसी सिस्टम द नंबर ऑफ वोल्टेज वी गेट। देखो एक 3-फेज 4 वायर सिस्टम में हम कितने वोल्टेज हमें मिलता है? तो देखो 3-फेज 4 वायर सिस्टम मीन्स 1 2 3 3 फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। इसको हम क्या कहते हैं ना? 3-फेज 4 वायर सिस्टम। इसमें हमें दो टाइप ऑफ वोल्टेज मिलता है। पहला जो फेज और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्ट मिलता है उसको क्या कहते हैं? 230 वोल्ट मिलता है। दूसरा होता है फेज के बीच में जो वोल्टेज मिलता है वो होता है 400 वोल्ट। तो एक 230 वोल्ट, दूसरा है 400 वोल्ट। तो हमें ऑप्शन नंबर 1 2 वोल्टेज मिलता है 3-फेज 4 वायर सिस्टम में। उसके बाद देखो जो 230 वोल्ट होता है फेज न्यूट्रल के बीच में उसको हम डोमेस्टिकली मीन्स घर में यूज करते हैं। और जो 400 वोल्ट मिलता है मीन्स फेज टू फेज, उसको हम कहाँ पर यूज करते हैं ना? स्मॉल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3-फेज 4 वायर सिस्टम। ऑप्शन नंबर 1 2 वोल्टेज हमें मिलेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? इन द इवेंट ऑफ फॉल्ट, जो फॉल्ट होता है द लाइन कैन बी ओपन क्विकली। कौन ये 4 ऑप्शन में से कौन सबसे क्विकली ओपन करता है सर्किट को या लाइन को? देखो सर्किट ब्रेकर करता है सबसे पहले सबसे क्विकली, या फ्यूज सबसे क्विकली करता है, या जियो स्विच सबसे क्विकली करता है, या ऑल द अबव क्विकली हमारा जो लाइन होते हैं उसको ओपन करते हैं। देखो नॉर्मली जो फ्यूज होता है ये थोड़ा सस्ता होता है, सस्ते में होते हैं, फिर भी ये सबसे क्विकली ऑपरेशन करता है। लेकिन सर्किट ब्रेकर क्विकली करते हैं लेकिन फ्यूज से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आई फ्यूज होगा इसका करेक्ट आंसर, जो क्विकली ओपन करता है सर्किट को। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली मेड बाय। देखो जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है मीन मान लो एक एमीटर में 0 1 2 3 4 होता है। इधर एक पॉइंटर होता है, पॉइंटर हमें शो करता है करंट का वैल्यू कितना है, जहाँ पर होगा वो वैल्यू होगा। तो ये जो पॉइंटर है ये कौन सा मटेरियल में बना हुआ होता है? कॉपर का, एल्युमिनियम का, सिल्वर का या सॉफ्ट स्टील का? देखो ये जो पॉइंटर है इसका वेट बहुत हल्का होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बहुत हल्का है, इसका वेट बहुत कम है। तो इसीलिए हम एल्युमिनियम को इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर के रूप में यूज करते हैं। एल्युमिनियम इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। देखो जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट फ्लो को अपोज करना। ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस का काम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना। तो देखो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज बाय करंट होता है। ऐसे ही रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा ना? मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स।
मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या है, एम्पियर टर्न। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इसका यूनिट है वेबर, WB वेबर। तो इसका आंसर क्या होगा, एम्पियर टर्न पर वेबर इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। तो ऑप्शन नंबर वन एम्पियर टर्न पर वेबर इज द करेक्ट आंसर, ये रिलक्टेंस का यूनिट है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए magnet is kept in a air surrounded by an iron ring. The magnetic lines of force from the magnet will be। देखो जब हम एक आयरन रिंग के बीच, मान लो ये एक हमारा आयरन से बना हुआ, लोहे से बना हुआ एक रिंग है, उसके बीच में हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट चुंबक का रखेंगे। चुंबक का नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। तो देखो इसका फ्लक्स होगा, इसका फ्लक्स नॉर्थ से निकल कर साउथ में एंट्री करेगा। तो देखो ये जो फ्लक्स है ये किस डायरेक्शन में कहाँ पर फ्लो करेगा, ना ये सब के सब फ्लक्स क्या होगा ना इस आयरन के अंदर जाएगा, अंदर सब के सब इस आयरन रिंग के अंदर क्राउडेड होगा। तो क्राउडेड इन द रिंग होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर वन इज द क्या होगा ना करेक्ट आंसर, क्राउडेड इन द रिंग, उस आयरन रिंग में क्राउडेड होगा। इस मैग्नेट से निकलकर ये आयरन के अंदर क्राउडेड हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए कैपेसिटर इज चार्ज फ्रॉम ए बैटरी। देखो जब हम एक बैटरी से कैपेसिटर को, मान लो ये हमारा एक कैपेसिटर है, इसको चार्ज करेंगे बैटरी से, ये बैटरी का पॉजिटिव या नेगेटिव है। जो बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। तब क्या होता है ना, जो ये दोनों इलेक्ट्रोड है, दोनों प्लेट होते हैं, एक ये पॉजिटिव चार्जेस, ये नेगेटिव चार्जेस। तो इसमें क्या होगा, देखो ऑप्शन दो, ये पहला ऑप्शन क्या है, टू प्लेट्स एक्वायर एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यही होगा करेक्ट आंसर। देखो ये दो प्लेट है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें जितना चार्जेस होगा इसमें भी उतना ही चार्जेस होगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अगर ये 5 होगा, इधर भी 5 होगा, लेकिन ये +5 होगा और एक -5 होगा। तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज लोड ड्रॉ एक्टिव पावर P, अपरेंट पावर S, और जो रिएक्टिव पावर ये 2 नहीं, ये Z है, Z होगा, सॉरी ये Q है। तो फ्रॉम द लाइन द पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा होता है। cos थीटा हम कैसे निकलेगा, देखो cos थीटा मान लो VI cos थीटा डिवाइड बाई VI। ये VI cos थीटा किसका फॉर्मूला है, एक्टिव पावर। तो VI cos थीटा के बदले लिखेंगे हम एक्टिव पावर लिखेंगे, और VI किसका फॉर्मूला है, अपरेंट पावर का, अपरेंट पावर। तो देखो क्या फॉर्मूला हो गया ना, एक्टिव पावर डिवाइड बाय अपरेंट पावर। देखो एक्टिव पावर क्या है, ये हमारा एक्टिव पावर है जिसका फॉर्मूला है VI cos थीटा, और अपरेंट पावर किधर है, ये वाला अपरेंट पावर S VI होता है। तो VI cos थीटा डिवाइड बाई VI कैंसिल होगा, cos थीटा रहेगा। तो ये होगा इसका आंसर कि अपरेंट पावर P बाई एस किधर है, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। तो पावर फैक्टर इक्वल टू आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, क्योंकि P होता है एक्टिव पावर, S होता है अपरेंट पावर, P/S होता है हमारा पावर फैक्टर। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 12 वोल्ट बैटरी। देखो एक बैटरी होता है जिसका वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, इसका पॉजिटिव को हम क्या करेंगे, अर्थिंग करेंगे। द नेगेटिव टर्मिनल विल बी कितना होगा, अगर एक 12 वोल्ट बैटरी का 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, अगर पॉजिटिव को हम अर्थ करेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल का वैल्यू कितना रहेगा। तो ये भी 12 वोल्ट है, ये नेगेटिव साइड में है, तो इसीलिए इसका होगा -12 वोल्ट होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।